So before starting today's session, let me introduce someone. ये जो आइडिया था कि स्टूडेंट्स को फ्री में हमें इनिशिएटिव स्टार्ट करना है और बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलता। मेरे खुद के जो गाइड है अमोल लंके सर, सौरभ चिंचोड़े सर, एंड हमारे जो टीम मेंबर है विवेक पाटिल सर, ये हम चारों का आइडिया था। और एक होता है ना कि जैसे हम चारों एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमें खुद को हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे कोई गाइडेंस नहीं मिला था। और अमोल सर ने खुद ने मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया हुआ है, एंड ही इज वर्किंग फॉर द बैंक स्टूडेंट्स, एंड ही इज रिजल्ट इज दैट बिकॉज ऑफ हिम 18 students got selected, and including me. He has a very vast experience in personal mentorship. मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका आइडिया था कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गाइड करना है प्रीलिम्स के लिए। बहुत हार्ड वर्क चल रहा है इसके पीछे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनको थैंक यू बोलना है आपके माध्यम से कि ये हम कर पा रहे हैं, सेशन ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अमोल सर, सौरभ सर। अमोल सर ने भी आप आज ज्वाइन किया है, तो आई वुड लाइक टू लाइक इनवाइट अमोल सर टू से फ्यू वर्ड्स एंड देन विल स्टार्ट टुडे सेशन। यस, अमोल सर इज देयर। तो मैसेज आया कि ही इज इन ट्रैवल। ओके, जब भी उनको टाइम मिलेगा हम उनको कनेक्ट कराएंगे। बेसिकली आइडिया यही था कि बच्चों को ये लास्ट के 30 डेज जो होता है बहुत स्ट्रेस में जाते हैं, बच्चों का टाइम बहुत स्ट्रेस में जाता है, एंड गाइडेंस नहीं मिलता प्रॉपरली। हम भी इस फेज से गुजरे हुए हैं, हमें पता है कि वी रीड सो मेनी थिंग्स। मुझे कल से इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपके नोट्स हमें शेयर कर दो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ज़्यादा नोट्स के पीछे हमें आज अभी भागना नहीं है। अभी हम जो पेपर सॉल्विंग का टेक्निक सीखेंगे वो आपको सीखना है। दूसरी बात, जो पेपर मैं आपसे शेयर करूंगा और एक ब्लैंक पेपर भी आपसे शेयर करूंगा, उस पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो व्हाट विल डू मेक अ स्पाइरल बाइंडिंग। ओके, 2011 to 2025 paper spiral binding and start solving now, while attending the session or whenever you get the time. Okay, and try to like incorporate those learnings, techniques, logics, and your applied knowledge. Okay, recording will be available on YouTube as well as on the Telegram, so we are doing everything for you guys. Okay, and we have already connected 10 to 15 rankers of this year. Manoj Patil, he is going to conduct tomorrow's 2012 session along with me. After that, AR Raja rank 7, he is going to join us. Then there are so many other toppers who are going to join us. Okay, so you have only one task, that is you have to work hard, you have to solve the papers, and you have to trust your preparation. Don't doubt yourself, don't doubt your preparation. That's it. Okay, so without wasting our time, let's start today's session. So yesterday we have finished 50 questions. Let's start from the question number 51. आई होप सबने इसको रिवाइज किया होगा, या फिर आपको जो मैंने पेपर अपलोड करके दिया था ग्रुप पे, आई होप कि आपने उसको सॉल्व किया होगा। और ये नोट्स भी मैंने 2011 के आपके साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, ए सैंडी एंड सलाइन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पेसीज। सैंडी एंड सलाइन एरिया मतलब डेजर्ट एरिया, रीड एरिया। ओके, द एनिमल हैज नो प्रीडेटर। अब आपको देखा होगा कि 2024 में भी नो प्रीडेटर टाइप एक क्वेश्चन आया था। लोगों को लगा कि ये कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब देखो 2011 का पेपर, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड में। द एनिमल हैज नो प्रीडेटर इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल। अगर आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, फिर भी आप कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सैंडी एंड सलाइन एरिया वाज द की टर्म इन दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स देर इज अ डेजर्ट एरिया जिसमें ये एनिमल रहता है और उसका प्रीडेटर कोई टॉप प्रीडेटर नहीं है। अब आप देखेंगे इंडियन वाइल्ड बफेलो, एक हिंदी में कहावत आपको पता है, गई भैंस पानी में। डेजर्ट सलाइन एरिया में, सैंडी एरिया में इतना नहीं रहता है। इंडियन वाइल्ड बफेलो आपको पता पता है कहाँ देखने को मिलती है?
नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट है, या फिर सेंट्रल इंडिया का जो फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बोर एंड इंडियन गैजेल। तो इंडियन गैजेल मीन्स डियर, दैट इज चिंकारा, एंड चिंकारा सैंक्चुरी इज इन कर्नाटका। तो वाइल्ड गैजल या फिर वाइल्ड बोर जहाँ पे होता है, वहाँ पे टॉप प्रीडेटर होंगे। अगर वो प्रीडेटर नहीं होंगे तो वो पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। सो इसका जो आंसर था दैट इज इंडियन वाइल्ड एस, और उसको गुड़खुर भी बोला जाता है। और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन, 2 या 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए। ओके, सो इंडियन वाइल्ड बफेलो शेड्यूल 2 में आता है। देन इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बोर, अंडमानीज और मुपिन भी On इस चीज को बोला जाता है। यस। sir, can you please keep the session in English, sir? We are from South India. Yes, yes, we have to keep in both in Hindi as well as English, because there are some students who are from Hindi medium, so they have also requested to keep in Hindi. So I will try to conduct both in Hindi as well as in English. If possible, I will repeat the explanations. So don't worry, you will not miss anything. Okay? Thank you. Thank Yes. you. Yeah, yeah. So so this is how the question has to be solved. Now, reading more information about the wrong options. Indian wild buffalo, you can read in my notes that I have shared with you. Okay, so Indian wildlife is found in the sandy and saline area. It is nearly threatened species, and it has no predator, but its existence is threatened due to destruction of its habitat. It is also known as Gudkur, Kur, or Indian onager, and it is found in southern, like onager native of the southern Asia. Okay, it is found in Gujarat, Kutch area. Okay. Also, in the last century, the Indian wildlife lived all over the dry regions of the northwest India and western Pakistan. So it is not endemic to India. It can be found in some parts of Pakistan also. So जैसलमेर, बीकानेर, सिंध, बलूचिस्तान में भी ये देखने को आपको मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो जो हैबिटेट है, हैबिटेट इज इन ग्रेट रन ऑफ कच्छ। एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। If you read more about it, Great Run of Kutch, the question came in 2024 or 25. Okay. The Indian boar, it is least concern. It is also known as Andamani's peak or Mupin peak. Okay. It is in Schedule 3 of Wildlife Protection of 1972. You have to cross check it with the latest schedules. So this is how it looks. Then Indian wild buffalo. It is largest bovine native to Indian subcontinent. This is important fact with respect to Indian wild buffalo. It is the largest bovine native to Indian subcontinent and Southeast Asia. Okay. IUCN status is endangered, Schedule 1 of WPA, and where it is found: Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Odisha, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh. Diurnal and nocturnal in nature, and gestation period is 10 to 11 months. Why I have mentioned these details? Because once UPSC has asked this type of question also, whether nocturnal or not, diurnal or not, and they have asked something about elephant and their gestation period. As Indian wild buffalo is mentioned in our option, so we have to study their like details also. Indian gazelle, it is least concern. It is also known as a chinkara. Okay, and the Indian gazelle is a gazelle species native to Iran, Afghanistan, Pakistan, and India. So though its name is Indian gazelle, it is found in our neighborhood also. Least concern, Schedule 1 WPA में यह है. And there is a Chinkara sanctuary which is in Karnataka. Okay, that you have to remember. Now, next question is about La Nina and El Nino. It is very basic question of geography. If you have read physical geography NCRT, you will find the details about it. La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. How La Nina is different from El Nino, and this is one of the favorite theme. Please read more about it. And La Nina, Southern Oscillation, and another phenomenon of with respect to monsoon that you have to read. La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. Now, if you remember yesterday, I told you one thing. If they give, the UPSC gives two different terminologies or different statements, and they join it with whereas or because or using and, that conjunctions, it means that half part must be wrong. Okay, and there has to be something that UPSC has modified. Here, what UPSC has modified, UPSC has modified the Indian Ocean. Like the first part of the statement, La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature
in the equatorial Indian Ocean. It is not Indian Ocean, it is Pacific Ocean. So हम क्या करते हैं ना, हम आधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वी रीड हाफ द स्टेटमेंट एंड वी लाइक assume that I know this thing, and in hurry we mark this as a correct statement, and this is how the trap is. So try to understand the traps by the UPSC. This is the trap. So UPSC will give half information correct, and immediately it will change the fact. So you have to be very very alert. So that is why good sleep is also important before the examination. So you should not be stressed. If you are in stress, you will not identify these things. Half statement is correct. Second, El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect. Yesterday I told you about the extreme things. If any UPSC has to make any statement wrong, it will simply make it a negative statement by adding no. So if anywhere you find out this no, 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 like with your verb, just understand that there is something wrong. Okay, you have to be very careful. And La Nina has no effect is a becomes extreme statement. तो La Nina का impact होता है मानसून क्लाइमेट पे, तो this statement also wrong. So that is why neither one or nor two is the correct answer. Now just remember the method of solving questions. So you should not apply tricks, logics, or anything, whatever the name you called it. You should not apply directly. The first and foremost thing that you should apply is your knowledge. First is read the question carefully. Second, try to solve that question by using your knowledge. And if you are stuck or you think that Ki, I do not know anything about it, then only you should apply the knowledge. And believe me, there are only 30 to 35 questions that can be solved by using knowledge. Rest of the questions you have to solve by using your applied knowledge, application, common sense, logics, okay, whatever you called it. So this is how the question should be solved. And remember the theme and read more about it from the Geography 11th NCERT. The question number 53, the tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provision. Now, I found this is the one of the toughest question in the UPSC history. One of the toughest. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बट हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जैसे हम सॉल्व करेंगे ना, जो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस है, तो आई विल टेल यू वन थिंग. इन हिस्ट्री, if statements are given, there is never all of the above or never neither. Okay, remember this thing, never all of the above, never neither. Always remember, one statement is always wrong in the three statements. One, at least one statement is always wrong. This is applicable for history. Yesterday I told you about polity. There is no logic applicable to polity. For history, never all of the above, never neither. There can be some exceptions. Okay, now this was the one of the toughest question. एंड लिटिगेशंस क्यों बढ़ गए, उसका एक्चुअल रीजन था 1793 में कॉर्नवालिस ने जब परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था, लैंड सेटलमेंट. सो ड्यू टू लोअरिंग द कोर्ट फी by Cornwallis, there was increase in the litigation. But how, see how they have made the traps, making Zamindar's position stronger vis-a-vis the Rayat. If Zamindars are stronger, then why Rayat will go against them? Making East India Company an overlord of the Zamindars. So East India Company was always overpowering, and Zamindars were loyal to them. Making judicial system more efficient. British judicial system was in favor of them. They were never thinking about Indian people. Okay, so that's why the correct answer lies in the D. None of the above is correct answer. It was because of the lowering the court fee by the Cornwallis, because he brought some reforms. And Cornwallis is also known as father of civil services and all. You must be correct. Now question number 54. Which one of the following observation is not true? Not true पूछा है उन्होंने. Okay, so you have to be very careful about it. Which one of the following observation not true about the Quit India movement of 1942? The source for this is spectrum. And how to read spectrum, because it is like 300 to 400 pages. See, remember one thing. You should read the summaries of each and every chapter and the last 40 pages of annexures that you should not skip. This is how I read spectrum. I have read spectrum only for once. I made the notes and I used to revise them, and I used to revise the summary of each chapter, and then solving various previous year questions that helped me to solve modern history questions. Okay.
So not true. It was a non-violent movement. Yes, it was a non-violent. It was led by Mahatma Gandhi, and there was a statement given in the spectrum. The Quit India movement was a leaderless movement because Mahatma Gandhi was arrested just before the movement. So, second statement is not true, and we got our answer. Okay, it was spontaneous, yes, and it did not attract the labor class because there was a Communist Party of India established, and they were thinking that it will impact their movement, so they do not participate overwhelmingly. Okay, so it was a leaderless movement. Just remember this thing about the Quit India movement. And Quit India movement and Gandhian movements is very popular theme. Read all the Gandhian movements. The mnemonic is Chakra, Champaran, Ahmedabad, Kheda, and Rowlett. After that, NCM, CDM, and Quit India movement. These Gandhian movements. One question is permanent on Mahatma Gandhi. And always remember, in case of history, if Mahatma Gandhi is in option, you will find out that most of the time talking, most of the time Mahatma Gandhi is the answer. Okay, Mahatma Gandhi is very favorite theme of UPSC. Either they will ask the books written by him or his movements. So Mahatma Gandhi is a very favorite theme. Okay. Question number 55. Which among the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? You must be finding that I have marked it as a wrong, because this is the paper that I have solved during my preparation, and what mistake I have done, and what was UPSC's answer that I have given. So UPSC asked tough questions in case of history. Okay, we have to be very alert. And what I found, what was my observation? There are some questions that has to be solved just like a reading comprehension. So during reading comprehension, you know that you find out common letters, common words, and word association that yesterday I told you, matching words that I told you. So in that fashion also, you can solve so many questions. So, which among the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? 19th century means 1800 to 1900. और उस टाइम पे जो भी ट्राइबल मूवमेंट हुए उसमें कॉमन फैक्टर सब में क्या था? नाउ कॉमन फैक्टर इन इंडिया दे हैव आस्क्ड, नॉट इन वेस्ट बंगाल और नॉट इन महाराष्ट्र और नॉट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ओवरऑल इंडिया का कॉमन फैक्टर क्या था वो उन्होंने पूछा. एंड यू इफ यू रीड the tribal movements, various tribal movements, you must be knowing that there are various different reasons. Somewhere money lenders were there, somewhere other outsiders came there, somewhere revenue was very high. So there were different reasons of different areas, but there was a common factor, and that common factor was the old agrarian order of the tribal community were totally disrupted. That was broad thinking, and that was a common factor. Yesterday I told you, again I'm telling you, think broadly. बाल की खाल नहीं निकालनी है. You have to think very broadly. Okay, so that is why the D is the correct answer. And all other answer that seems to be correct, but they were talking about some region only. Okay, so land revenue and taxation of tribal products was applicable for some areas, and religious missionaries applicable for some northeast areas, or some money lenders were applicable for Jharkhand or the Singhbhum areas. But complete disruption of the old agrarian order was applicable all over India. That is why the D is given as the right answer by UPSC. And the logic is world association. Common means community. Okay, communities. The next question, question number 56. India has maintained its early cultural contacts and trade links with Southeast Asia. You must be find that in this paper only. This is the third or fourth question asked on the Southeast Asia. Okay, Indo-Pacific or Bay of Bengal. So this is one of the important theme that you should note that. Okay, that you should not skip while reading. India maintained its early cultural contacts and trade links with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation? Okay, as compared to other countries, India had a better shipbuilding technology in ancient and medieval times. Okay, अगर एंशंट एंड मिडाइवल टाइम्स में बेटर शिप बिल्डिंग अगर होती है हमारे पास, देन वी मस्ट बी लाइक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. पोर्तुगीज आ गए हमारे पास. Okay, the ruler of the southern India always is an extreme word. Always patronize traders. Not always. Sometimes they used to patronize the traders and priests and Buddhist monks, etc. But not always. Not every ruler has patronized. So always is an extreme word that you have to be very careful. And because of that, D gets eliminated. Now, monsoon winds across the Bay of Bengal facilitated the sea voyage. That is but obvious. Okay. So because of this, C becomes the right answer.
So by using common sense only, you can solve all the questions. And that is why some student yesterday requested me, sir, start from the 2023. Why I have started from 2011? Try to understand. Try to understand the language pattern. Same pattern UPSC has repeated in 12, 13, 14, even in 24 and 25 also. Okay, you have, if you understand this pattern, those questions that only one, only two, that also become very easy, because now here you will learn how 2 by 3 works, how 1 by 2 works. That I will explain whenever the question comes. Okay. The next question about science and technology, and just remember about science and technology. If they ask about two different technologies and they compare the technologies, always remember the latest technology would have something better than the old one. That is common sense. So they have you ask about Bluetooth and Wi-Fi device and their comparison. So Bluetooth uses 2.4 gigahertz radio frequency band, whereas Wi-Fi can use 2.4 gigahertz or 5 gigahertz frequency. Now, this is a very deep fact, and we don't know about the facts. So, and numbers are also given here. So, we can pause here and we can read other options also. So, if there are any extreme option that we can eliminate, that is why we should read all other options. The next option is Bluetooth is used for wireless local area network WLAN only. Why only? Only become here restricted, and if the statement gets restricted, that means there is something wrong. Whereas Wi-Fi used for wireless wide area network only. No, so B gets eliminated. If B gets eliminated, then D also gets eliminated, because D says that the statement A and B given above are correct. So B and D. Now we have remained with A and C. Now let's see the C option. When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the device have to be in the line of sight of each other. हमारे पास Bluetooth device होता है, हमें पता है क्या ये सही है गलत है. But when Wi-Fi technology is used, the device need not to be in the line of sight of each other. See, Wi-Fi and for Bluetooth also. We use Bluetooth headphones, and we know that if our phone is kept in another room, if it is in that range, it works. It is applicable for those infrared devices. So C is also wrong. And always remember the complicated statement that yesterday I told you. Complicated statements connected with but, whereas, and there has to be something wrong. You have to find out what is wrong in that. That is that you have to make yourself alert, and you have to be like very train your mind from now only. And in these 20 days, it is my job to make you think like this. Okay, so that is why we remain with only A as an option, and even though we don't know about these facts, we mark A as an answer, and UPC has also given the A as a right answer. And in this way, if you don't know anything, but by applying your common sense, your presence of mind, you can solve the complicated questions also. The next question number 58 with reference to micro irrigation. Now, micro irrigation is a positive thing. Okay, micro irrigation में sprinklers and drip irrigation वगैरह वो सब आता है. If you have read agriculture, you must be knowing about it. So, with reference to micro irrigation, which of the following statements are correct? Fertilizer nutrient loss can be reduced. Yes, positive statements. So always remember, if there is something positive, it cannot be questioned. And fertilizer nutrient loss can be produced. Yes, that is why micro irrigation is introduced. If you over irrigate the things, fertilizers can and nutrients they can be lost by leaching. So first statement is correct. And yesterday I told you, if there are three statements, more chances are that two out of these three statements are correct. Very rare chances that all of the above are correct. So you should never go for all of the above in first instance. You have to find out if anything wrong in any of the statement. Okay. Now, second statement, if you read, it is the only means of irrigation in dry land farming. Why only means? So it become very extreme statement. And if you eliminate that, you remain with A and C, one only, and one and three only. And yesterday I told you about rule of maxima. The first statement is correct, second is incorrect, third has to be correct. And if there is something logic applicable, we have to read that. In some areas, now the logic of the sum comes here. If sum mentioned in any statement, most of the time that statement is correct. So always remember this and note down. If sum is mentioned, so in some areas of farming, receding of the groundwater table can be checked. Can be is the possibility again. So again, two logics applied in one statement. Sum is also mentioned, can be also mentioned. Can be is a possibility, and possibility cannot be questioned if there is a possibility. So rule of maximum is also applicable here. So by applying all these logics, by reading all like the thing, even though if you are not revised,
recently, you can mark this question as a correct. So right answer is C, 1 and 3. So those students who get blocked because of this, like they get confused between the two options, A and C, and sir, what to do? Because we in 50-50% type of, like, we always choose wrong. Why? Always remember this. Okay. So rule of maximum, keep in your mind. And see, you have to take the risk. Okay. There is no science behind this. And whatever I'm telling you, this is based on my observation, discussions with my colleagues and my friends. They have used same thing. Nobody is going to tell you. I'm telling you this thing. Very rarely, like, there are some people who tell whatever they have done. Okay. Because they think that the questions comes on their credibility and etc etc. I don't think so. मुझे लगता है कि you have to read this, read the static portion and apply your knowledge by using the common sense and presence of mind. The next question, H means history. With reference to period of colonial rule in India, home charges. Okay, charter acts are very important. Always remember, the most most of the questions comes on the Charter Act 1793 to 1947. Whatever the development happened, I have prepared one chart. I will definitely share with you guys. Go through them and read that multiple time. At least one question comes from that. At least one question. Now I told you one question from Gandhian movement, one question from Charter Acts. Always remember. With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? Now, for history questions, always remember there is never all of the above. Three statements are given. So, D option 1, 2, and 3, I will never go with it. I will find out there has to be something wrong in one of the statements. So, let's find out what is wrong. The funds used to support the India office in London. Yes, India office in London. So, and that was financed by uh, revenue gained from Indian people. So that is why it is called as a home charges. Then funds used to pay salaries and pensions of British personnel engaged in India. That is why, like, India is mentioned in both. So with respect to India, whatever the payment and salaries were given to the officer, that was coming under home charges. The last statement, funds used for waging wars outside India by the British. So outside India by the British, that may be associated with any other territory also, no? That may, because British were having colonies, not just over India, they were having colonies other than India also. So the statement is not explaining about whether it is associated with India or not. Funds used by waging wars outside India by the British. So outside India, whether it is associated with India or not, that question should become in our mind. So we should be eliminating this third statement, because all of the above would be never an answer. So I had this in my mind. So I used to think like this. Okay. So while solving history questions, and that is why I used to score good in history tests and in by solving UPSC previous year question. So right answer is B, 1 and 2. 2 by 3. Just remember thing. Okay. And please read Charter Acts, all the Charter Acts that are very, very important. Question number 60, again history question. And Kheda, again, I told you about this mnemonic chakra, Champaran, Ahmedabad, Kheda, and Rowlett, Gandhian movements. Whenever after African expedition, Gandhi came to India and he visited many places in initial year and then started his movement. So, what was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on the behalf of peasants of Kheda? This is very, like, knowledge-based question, logical question, and always remember in these two types of two statements question. So just like three statement question, in two statement question, this 1 by 2 rule is there. Always remember. Very rarely there are both and neither. Very rarely. Means ऐसा नहीं होता है कि कभी भी नहीं होता है. But most of the time, for example, 70 या 80% of the questions of like these two statement question, either of the option is correct and either is incorrect. You have to find it out, and you will observe this while solving all the papers. If you observe, then only believe in it. Okay, just do not believe me blindly. After doing practice and solving more and more questions like this, then only you should believe me. Okay. So so in those, if I read this statement, I will make my mind that okay, two statements are given, means either of the statement is wrong. So I have to find what is wrong in that. So first statement, the administration did not suspend the land revenue collection in spite of a drought. Yeah, this was the reason. ये हमारा knowledge है and spectrum में हमने पढ़ा हुआ है.
Second statement, the administration proposed. Now I know that first statement is correct, so I have to find something wrong in the second statement. The administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. Now you know that permanent settlement was introduced by Cornwallis. Just now we have read that, and permanent settlement was introduced in the area of Odisha, Bengal, and Bihar, and that area. And in Gujarat, there was a Raitwari system. So because of this mindset that either of the two statement is wrong, we could think like this. Otherwise, we would have marked both of the as answer. जब हम जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं तो हमारा एक सबसे इजी एस्केप पॉइंट होता है कि ऑल ऑफ द मार्क करो और चले जाओ आगे. एंड एग्जामिनर नोज दिस. दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे फ्रेम. Simple statement, they just change the Raitwari by permanent settlement. And that is why one is the right answer. Remember this. I hope you are clear. Okay? Excuse me, sir. Hmm. So, in what kind of question does this rule work in 1 by 2? I couldn't get it. If there are two statements. All right, all right. Okay. Thank If you. there And are if the two question is simple, right? whatever the question is, if there are two statements, always remember either of the statement has to be incorrect. You have to find what is incorrect in that. But after applying your knowledge only. If you don't know anything about the statements, then only you should apply it. Right, okay. Sir, Okay? does this work across all subjects? Yes, across all subjects. You will find it, you will notice it while we were solving all the papers now up to 2025. You will Right. observe it. Yes. And Okay, okay. that is why I told you, after your observation only, you should believe it. You should Right. not believe me blindly. Okay. If you observe it and if you find it out, yes, it is applying and it is applicable, and I'm like getting more and more questions correct, then only you should apply it. Okay? Okay, okay, And sir. Thank you. yeah, yes. So next question is question number 61. Biodiversity forms the basis for human existence in the following ways. Okay. These are very simple questions, environment questions. So many times, like various YouTube channels, they also told, they must have told you that all of them are correct answer. But I will tell you, without reading options, you should not go for it. First, read all the options, find out whether anything is in that options that is not correct or what. Okay, then only you should apply. Biodiversity forms the basis of human existence in following ways. Soil formation, yes, always there. Prevention of soil erosion, recycling of the waste, and pollination of the crops. So all these are applicable for the like given question. So D is the correct answer. And environment types, environment के questions ऐसे होते हैं, याद रखना. कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे आएंगे. फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम एंड नीश और ecotone, and there would be some questions that nobody will know about it. Nobody. अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है. Just remember that. So you should not be panicked because of it. Okay. So common sense use करना है. Now see question number 62. I am pretty much sure that even I have not read about it, and you must have not read about it. But we'll solve this question. Okay. Aspartame is an artificial sweetener sold in the market. It consists of amino acids and provides calories like other amino acids. Yet, it is used as a low calorie sweetening agent in the food items. It means that what the statement means, it is used as a low calorie, means there is some percentage of calorie in that. What is the basis of this use? Now, read the, I'm going to tell you one this logic here. If there are two similar statements in this type of question, four statements out of four, you have to choose only one. And if there are two similar statements, this means that those both statements are not going to be an right answer, because there cannot be two answers in one question. You understand that? Okay. So if you read the first two statements, they are almost same. Aspartame is as sweet as table sugar, but unlike table sugar, it is not readily oxidized in human body due to lack of requisite enzymes. Second statement, when aspartame is used in food processing, the sweet taste remains, but it becomes resistant to oxidation. Not readily oxidized and resistant to oxidation, almost similar. मतलब इन दोनों में से तो आंसर नहीं होना चाहिए. सेकंड सी एंड डी अगर पढ़ते हैं, aspartame is as sweet as sugar, but after ingestion into the body, it is converted into metabolism that yield no calories. Now see, no calories, and question itself says that it is used as a low calorie. Reading comprehension का question है ये, nothing related to your knowledge.
just reading comprehension. Aspartame in several times sweeter than the table sugar. Hence, food items made with small quantities of aspartame yield fewer calories. Now, what does this means? Few calorie means low calorie, matching with the question, and that is why I marked D as the answer, and that was the correct answer. So this is how you should solve the question. Just give me 1 second. So I hope you are cleared with this. Just remember, try to match the keywords with the given option. Try to find out similar statement, opposite statement. Now, if there are opposite statements, then also yesterday I already explained you two opposite statements in given such type of four statements. Out of these two statements only, there has to be your answer. Okay, keep in your mind. Next, what was the purpose with which Sir William Wedderburn? Sir, in the above question, which two statements you said were similar? A and B almost similar, but most of the correct answer lies in C and D. C is saying that no calorie, but our question already shows that it is used as a low calorie sweetening. So low calorie and no calorie, obviously opposite. And the last statement C, aspirants yield fewer calories on the oxidation. So few calorie and low calorie. So that was matching it. Yes, sir, I understood that, sir. But generally, it is said that when two statements are similar on same lines, generally answer lies in that only one of that. Yes, sir. I had the same question as well. Okay. So there can be some questions like this only. We'll find out if suppose such questions comes. Keep this as an exception right now. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. Keep this as an exception. If such questions comes in future, we'll discuss on that. So in the earlier question, similar to that, you said that similar and opposite statement, like the two statement talking about Mediterranean Sea, one is talking not present and one is talking present. Then the answer will lie between both of them, because one is saying both the statement are contradictory, but the topic is same. But this is applicable for the single statements questions. For example, this is a single statement question. There are four types of question. Single statement question like this. Then there are two statements question that for that I told you 1 by 2. One has to be wrong. Then there are three statement questions. Then there is a like two correct or two incorrect. And there are four statement and five statement questions. So number of statements also matters. Okay. So the opposite statements applicable for single statement question. For example, A, B, C, D is there, and you have to choose only one out of that. You understood? Yes, sir. Yeah, sure. Thank you. So yes. So next question. See how this question can be like solved by using your common sense. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? Now, it is not possible to remember these type of names and this type of detail, okay, during this exam pressure. So how can you think? So the question is about setting up of Indian Parliamentary Committee in 1893. UPSC has explicitly mentioned here the year. Okay, कुछ तो रीजन होगा ईयर मेंशन करने का, अदरवाइज अगर नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता, राइट? So in 1893, matlab earlier phase of Indian National Congress, that was a moderate phase, or during moderate phase, the moderates were thinking about like British government is a blessing in disguise, right? सबको पता है. तो C option अगर आप पढ़ोगे to facilitate the discussion on India's independence. So there were never discussion about India's independence on in 1893. So C gets eliminated. To campaign for entry of Indians into imperial judiciary, it is a parliamentary committee, and option is about judiciary, not associated with it. B also gone. So we remain with A and D. To agitate for Indian political reform in House of the Commons. So Indian
and Indian parliamentary matching with each other. So that has to be your answer. And last is to agitate for the entry of eminent Indians into British Parliament. तो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर. ये कॉमन सेंस से हम सॉल्व कर सकते हैं. इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद इंडियन पार्लियामेंट, नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट. एंड इंडियन पार्लियामेंट मीन्स इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. एंड अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, अर्लियर फेज है इसके एकदम डिटेल में. एंड दे हैव डिलिबरेटली गिवन दिस नेम विलियम वेडनबर्न WS केन बिकॉज टू मेक यू कंफ्यूज, टू मेक यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज सो टफ एंड आई विल नॉट सॉल्व इट. So Indian Parliamentary Committee was established in 1893 and third person was Dadabhai Naoroji. Okay, remember his name. Dadabhai Naoroji was associated with him, with it. Okay, so this is how you should solve the question. Again, question number 64. What is the difference between CFL and LED lamp? I told you if two things with respect to science, if it is given, one has to be like have a good characteristic or evolved characteristic than the old one. Now, before reading the options, you must be knowing CFL and LED. So LED is more efficient than CFL. So LED के जो भी characteristic होंगे वो हमें देखने हैं क्या क्या है. So to produce light, a CFL uses mercury vapor and phosphorus, while an LED lamp uses semiconductor material. This is very general knowledge, basic knowledge that you should be knowing, and it is a right statement. The average lifespan of CFL is much longer than that of the LED. Exactly, they have opposed. They have twisted the statements. And now I told you LED came after CFL, so that means it must be having something like more features than CFL. So option number 2 gets eliminated. So B and C is gone, and you remain with the two options 1 and 3. Now 1 is given in the both means 1 is correct. So 3 you have to check. And just remember, if you get confused, the rule of maximum. You must be knowing that 3 must be correct, but we have to cross check. A CFL is less energy efficient as compared to LED, means LED is more energy efficient. That is why LED is introduced and it is used everywhere now. So 1 and 3 is the correct answer. So rule of maximum or 2/3 that I am telling you since yesterday, you must be like applying this now, and you will be very familiar with it now. Okay, you have to apply in upcoming papers also now at your own. Okay. Sir, how did you apply rule of maximum in this? See, if I don't know anything about the third statement, right? Suppose I know I only know the first statement. Okay, one is, and I remain with A and C, right? 1 only, 1 and 3 only. Now I have 50% chance of getting the answer correct. I will go with 1 and 3 because most of the time, out of the 3 statements, 2 statements are correct. Most of the time. Okay, sir. Okay. Maximum statements we have to choose. Maximum statements, you have to go with the maximum statement, and this is applicable. This is the last resort. This is Okay. when you don't know anything about anything, like कुछ भी नहीं पता चल रहा है इसमें, फिर वो लगाना है एंड वो ट्राई करके देखना, तुम्हारे मतलब 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे इसमें. ठीक सर. Okay. I have a student from Monobal, and he told everyone that because of this, like I have conducted these sessions last year also, but it was for Monobal students. Okay, so he got 16 questions correct because of this, almost 16 in 2025. Even I did not get enough time for preparation. My father was in ICU, and I told everywhere. Even if you have watched my podcast and anything, you will know that I applied this knowledge, and I have read only static portion. Even I didn't get time for the current affairs revision and reading. So you have to be very confident about it. Okay. Next is, recently oil zapper was in the news. What is it? See, generally this is one of the type of question that UPSC asks. UPSC gives one term that is recently in news, and they ask about it. So always remember, if UPSC is asking anything about the new term, it means there has to be something positive about it, something associated with technology or something associated with environment or ecosystem. Just remember this thing, what am I saying. So first statement देखो कितना positive statement है. How it is positive? It is an eco-friendly technology for the remediation of oily sludge and oil spills. This statement itself becomes so positive that there is nothing, nobody can question on this.
इको फ्रेंडली भी है, एंड इट इज यूज फॉर रिमिडिएशन ऑफ ऑयली स्लज में पोल्यूशन कम होगा उसके वजह से, स्पिल्स के वजह से जो डैमेज हो रहा है उसको भी ये कम करेगा. एंड यू शुड गो विथ मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव स्टेटमेंट. सेकंड इज, इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर अंडर सी ऑयल एक्सप्लोरेशन. अब ऑयल एक्सप्लोरेशन करोगे उससे तो और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है. Undersea ecosystem can be disturbed and oil spill can be there. It is a genetically engineered high biofuel yielding maize variety GM. अब जीएम का आपको पता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स एंड एलएमओज हमने देखा लास्ट डिस्कशन में, हाउ स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग इट. जीईएससी के बारे में आपने पढ़ा होगा. It is the latest technology to control the accidentally caused flames from the oil wells. Now, A and D is the almost like positive statements, but most of the positive statement given in A, eco-friendly, remediation, and controlling the oil spills and oil pollution. So you have to go with the most of the positive statement, optimistic statement. Affirmative statements are always correct. Similarly, negative statements or statement where extreme words are mentioned or not is mentioned, that they become wrong. Okay, next question. This is a science and technology related question, basic science question. A married couple adopted a male child. A few years later, twin boys were born to them. The blood group of a couple is AB positive and O negative. The blood group of the three sons is A positive, B positive, and O positive. The blood group of adopted son is. If you read the genetics and biotechnology chapter first, it is given in monthly magazine compilation also. If parents blood group is AB positive, means their children, they must have either A positive, B positive, or AB positive. Okay, and adopted son is O positive. पॉजिटिव का यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों का ओ पॉजिटिव होना जरूरी है. पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव. दैट मीन्स ओ पॉजिटिव इज अडॉप्टेड सन. ओके, बिकॉज इन दोनों का ओ पॉजिटिव चिल्ड्रन हो ही नहीं सकता. ओके, अगर ओ नेगेटिव होता तो कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, एंड डी कैन बी द राइट आंसर की कैन नॉट बी डिटरमाइन. रिमेंबर दिस वन. ओ पॉजिटिव अगर साथ में आएंगे तो ओ पॉजिटिव होगा. ओ पॉजिटिव के लिए दोनों का ओ पॉजिटिव होना जरूरी है. The basics is in your like current affairs magazine. You can read any compilation, any coaching class, and nowadays they are started giving. They have started giving the boxes. In that boxes, the static portion is explained, and I have also read somewhere about this. Okay, so you can go through it. Go through it. And even I will share my science and technology notes also. Don't worry. The next question, question number 67. Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected into the book titled Unto This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, again, I told you, Mahatma Gandhi is a favorite theme. You have to think broadly and think like if Mahatma Gandhi was there, he used to think about all the humanities and people. So देखो, what first statement? Uplifting the oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. So why only an educated man? It is a responsibility of every human being. And second statement, one essay has also come over that. And we always remember this quote: "The good of individual is contained in the good of all." You must have written essay on this topic also. So without any second thought, I gave this B as a right correct answer. C statement देखो क्यों wrong है. The life of celibacy and spiritual pursuit are essential for noble life. Celibacy means अवैवाहिक जीवन, संन्यास लेना. बट महात्मा गांधी अगर उनसे इतना इंस्पायर्ड होते तो फिर वो संन्यास लेते. उन्होंने अपनी फैमिली भी चलाई. ही हैज फैमिली. ऑल, सो सी अगर रॉन्ग है तो डी भी रॉन्ग ही होगा, बिकॉज इट इज सेइंग दैट ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो सी एंड डी तो गए. हमें इन ए एंड बी से चूज करना था एक आंसर, एंड वी हैव टू गो विद द मोस्ट ब्रॉड एंड ऑल इंक्लूसिव ऑप्शन. द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज लाइज इन द गुड ऑफ ऑल. ये महात्मा गांधी जी का संदेश है दुनिया के लिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज contribution of women in Indian national movement. This is the theme, and they have framed the options like that. But one of the question is like with reference to Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for. Now everybody has known this
question. It is most of the time the question has got repeated. It is asked in so many state PCS examinations. Even UPSC has before, even in 90s UPSC has asked this question. Second or third time UPSC has repeated this question. So this was easy, one of the easiest question. Running the secret Congress radio in the wake of Quit India movement, Usha Mehta was associated with. But you have to read about B, C and D. पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो कौन कौन गया था पार्टिसिपेट करने के लिए, वहां पे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं. So Sarojini Naidu, Begum Shahnawaz, and Radhabai Subramaniam, they participated in the second roundtable conference. Then, leading a contingent of Indian National Army, Captain Lakshmi Sehgal was associated with it. UPSC may ask question, you never know. Then, assisting in the formation of interim government under Pandit Jawaharlal Nehru, she was Rajkumari Amrit Kaur, and she was first health minister. And because of which, if anyone from Delhi and has went to AIMS, there is a Rajkumari Amrit Kaur OPD and one separate dedicated building there. You must be knowing that why Rajkumari Amrit Kaur name is given, because she was first health minister. Okay, this is how you should remember. And the theme is contribution of women. Even women's contribution is so important that UPSC asks question in men's also. Contribution of women in different phases of Indian national movement, that you should remember. Okay, so you should not skip this thing. Again, question on science and technology, just like we have seen CFL and LED, the question is same. A new optical disc format known as the Blu-ray disc is becoming popular. Now, DVD is old, Blu-ray disc is new. Means Blu-ray disc has to be something more to give than the DVD. So DVD supports standard definition video, while Blu-ray disc supports high definition video. Obviously, standard definition से HD कभी भी अच्छा होगा, तो one has to be correct. If one is correct, we should eliminate C because one is not given there. Compared to DVD, the Blu-ray disc format has several times more storage capacity. Obviously, that is why it is new technology and becoming popular. Na? So 1 and 2 is the correct answer. Now, third one, the thickness of Blu-ray disc is 2.4 mm, while that DVD is 1.2 mm. Now, like if you see that, पहले floppy disk था, फिर धीरे धीरे कैसे इवॉल्व होते गया, एंड नाउ यू सी द मेमोरी कार्ड्स, नैनो चिप्स एंड ऑल. साइज जैसे जैसे इवॉल्व होता है, आगे जाके साइज एंड थिकनेस कम होते जाएंगे ना. So here they have just altered. Okay, thickness of Blu-ray disc has to be less than the DVD. This is common sense. And don't apply like, so कुछ कुछ बोलते हैं ना, साइंस एंड टेक दिख गया, ऑल ऑफ द अबव मार दो. नहीं भाई, नहीं करना है ऐसा. Unless and until you are pretty much sure that all the options are correct, you should not go with it. Use your common sense. Okay, then again number is also given, and UPSC always plays with the number. याद रखना. Whenever you see the number, just make sure whether it is we should flag with, we should be alert or not. नंबर जैसे दिख गए, हमारे दिमाग में डाउट आना चाहिए कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया है यूपीसी ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, which of the following was or were recommended by the Nehru report? Now 3 statements are given, and I know that one of the statement is not correct. All of the above मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही ब्लू टिक से देखो मार्क करके रखा हूँ यहाँ पे. ओके, बट आई हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनेंस स्टेटस मांगा था. अब ये कॉमन सेंस एंड नॉलेज है. अब सारे के सारे क्वेश्चन तो लॉजिक से सॉल्व नहीं होंगे, कुछ तो नॉलेज भी आपको यूज करना पड़ेगा. नेहरू रिपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड थीम ऑफ द हिस्ट्री. इवन नेहरू रिपोर्ट has been asked in mains also. So Nehru report and associated demands by the Nehru report. So dominance status was one of the demand. So one has to be eliminated. If one gets eliminated, directly you arrive at your answer. 2 and 3 is the right answer. Joint electorate and fundamental rights for the people. Now you see that 2 by 3 is applicable. Out of 3, 2 statements are correct. One is wrong. And even in history, all of the above never correct. 1928, Nehru report was published. Question number 71. Among the following states, which one has the most suitable climatic conditions for the cultivation of a large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export-oriented industry in this field? Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. See, orchids, they are suitable for low temperature, high humidity, and temperate regions. So coastal areas में and northeast India में orchids आते हैं. अब कोस्ट लॉजिक क्या है कि whenever you find states from northeast India and
अकबर, सम्राट अशोका, महात्मा गांधी, अंडमान निकोबार, और एनीथिंग रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराया. Most important or most popular themes. Most of the time, they are the right answers. Here, Arunachal Pradesh from Northeast India. Right answer. If you don't know, if you know, then no issues. Whatever I am telling is the last resort. Again, I'm like repeating this again and again so that I don't want you to trap in this. Last resort means you have to attempt at least 90 questions. You have to be you have to come. You have to score at least 10 to 15 marks more than the cutoff to be very safe and start your mains preparation immediately after prelims. And that is why you have to take the risk. You have to solve more than 90 questions, 90, 92 questions. Okay. Do practice like this. So ORCID is associated with Arunachal Pradesh. His basic question number 72. Nothing to explain. Which one of the following is not a site? Here trap is UPSC has given not in the answer. In the question itself, and question number 72, that means we are solving in the second half after 1.5 hour or after 1 hour, and we are in under pressure. So that is why the simple questions get incorrect, the silly mistakes wala part. So this question, it initially seems to be very easy, but because of the pressure, because of the stress, you can mistakes here. So we have to be very careful. Which one of the following is not a site for in situ method? So अगर जहाँ पे confusion होता है तो वहाँ पे सामने लिख सीधे सीधे, जब आता है फिर भी चलेगा. बट व्हाट वाज माय स्टाइल ऑफ सॉल्विंग पेपर, आई यूज्ड टू राइट लाइक इन फ्रंट ऑफ दिस ऑप्शंस. सो बायोस्फीयर रिजर्व इज इन सिटू, बॉटनिकल गार्डन इन सिटू, नेशनल पार्क इन सिटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू. अब इसमें जो इन सिटू नहीं क्या है, बॉटनिकल गार्डन, बिकॉज वही पूछा है. फॉलोइंग नॉट अ साइट फॉर इन सिटू, नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मींस एक्स सिटू, दैट इज बॉटनिकल गार्डन. सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक. ये थोड़ा सा आपको लगेगा ये कितना बच्चे जैसा है, बट कोई बात नहीं, नंबर आना इंपॉर्टेंट है. 110 लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 73. Consider the following statements. In India, a metropolitan planning committee. Okay, Metropolitan Planning Committee is associated with 74th Constitutional Amendment Act. It is constituted under the provision of the Constitution. Yes, it is constituted by 74th Constitutional Amendment Act. And for polity, I told you yesterday, polity question has to be solved on the basis of your knowledge only. Okay. Then prepares the draft development plan for the metropolitan. That is why it is known as planning. Planning का काम प्लान बनाना होगा, नहीं होगा तो क्या होगा. So second statement also correct. Third one, has the sole responsibility for implementing government sponsored schemes in the metropolitan area. Sole responsibility ये कुछ extreme नहीं बन जाता है क्या? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, इट हैज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाकी के जो बॉडीज है, म्यूनिसिपल बॉडीज जो होती है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो किस लिए होते हैं फिर? ओके, एंड इट इज अ प्लानिंग कमेटी, तो प्लानिंग का ही काम करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है उनका. ओके, सो 1 and 2 इज द राइट आंसर. So planning versus implementation, these are two different functions. Question number 74, what is the difference between vote on account and interim budget? Now this is also become irrelevant after budget का जो provision है change हुआ है उसके बाद, but फिर भी ये question हम करना है हमें because of the logic. And I told you, two statement question, 1/2 rule applies here. One has to be correct, one has to be incorrect, and you have to find out what is incorrect. Okay, so the provision of a vote on account is used by a regular government, while an interim budget is a provision used by a caretaker government. ऐसा कुछ नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगा तो सेकंड स्टेटमेंट में कुछ तो होगा जो सही है. रेयरली नाइदर होगा आंसर, बट पढ़ना पड़ेगा हमें. A vote on account only deals with the expenditure in government's budget, while an interim budget includes both expenditure as well as receipt. Yes, इंटरिम हुआ तो क्या हुआ, बजट है वो, बजट, और बजट इज एसोसिएटेड विद एक्सपेंडिचर एज वेल एज रिसिप्ट. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 75, regarding the IMF, International Monetary Fund. Now you have to read more about World Bank and IMF that I have given already in my notes. You should, and I have shared with you. So I will not read again here. You should read that. What is HDR currency? How HDR basket is revised every 5 years, and what is Bretton Woods organization? In how when it was established? What is the
process of membership of IMF, that you should read. IMF is very very फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. ओके, आईएमएफ के ऊपर लगातार आपको क्वेश्चन देखेंगे, देखने को मिलेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. तो आईएमएफ के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा. यूरोपियन यूनियन इज आल्सो फेवरेट टॉपिक. सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द आईएमएफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री. आईएमएफ बस अपने मेंबर कंट्रीज को लोन देता है, कोई भी कंट्री को नहीं देगा वो लोन. ठीक है. इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेवलप्ड कंट्रीज. तो डेवलपिंग कंट्री भी है, इंडिया इज आल्सो मेंबर. तो ये भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. इट ग्रांट्स लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्रीज. यस, मेंबर कंट्रीज को लोन देता है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री को नहीं देगा, मेंबर कंट्रीज को देगा वो. ओके, सेंट्रल बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं. So C is the right answer. 76, very like very easy question given in 11th NCERT. डिजास्टर वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा. एनसीईआरटी के बाहर मैंने बोला कुछ भी नहीं आता है. 11th NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी. तमिलनाडु बोर्ड बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंशिएंट medieval, and you can find many answers of ancient medieval from Tamil Nadu book. Very very beautiful book. I have made notes on it and I have already shared with you guys, so you can go through them once. The 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? Basic knowledge का question है. The mangrove swamp separate the human settlement from the sea by a wild zone in which people neither live or nor venture out. इतना absurd statement है. ठीक है. The mangroves provide both food and medicine which people are in need of after any natural disaster. The mangrove trees are tall with dense canopies and serve as excellent shelter during a cyclone or tsunami. The mangrove trees do not get uprooted by storms and because of their extensive roots. और इसके लिए एक बॉक्स में क्लियरली एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है. दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू गाइस, स्टैटिक को बहुत अच्छे से करना है आपको. जहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता वहां पे आपका नॉलेज काम करेगा. एंड दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस. Mangroves are famous for because of their extensive root system. Okay, mangroves के बारे में और डिटेल में आपको पढ़ना है. Question number 77. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by law. तो creation and maintenance law से होता है. Universal truth, faith, soul ये सब नहीं है. ठीक है, ये क्वेश्चन को याद रखना और आगे जाने वाले कुछ पेपर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 78. Salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. What are the effects of salinization on the irrigated land? Salinization itself is a negative concept. Okay, ओवर इरिगेशन की वजह से सलाइनाइजेशन होता है एंड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स रह जाते हैं. तो उससे क्या होता है? इट ग्रेटली इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन. निगेटिव स्टेटमेंट है वो. और क्रॉप प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा उसके वजह से? उससे तो घटना चाहिए. इट मेक्स सम सॉइल इम्परमिएबल. सम मैंने बोला था ऊपर, जहाँ पे सम ये स्टेटमेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होता है. तो मार्क दैट सम, एस ओ एम ई सम. So it makes some soil impermeable, yes, because it leaves behind salts and minerals. So they get accumulated and some soil become impermeable. It raises the water table. It is contrary to it. Water table lower होता है, इसके वजह से salination होता है. It fills air spaces in the soil with water. ये absurd statement है, इसका कोई लेना देना नहीं है. So B is the right answer. Again, you can find out that UPSC is asking some questions from the mains syllabus, that is agriculture. And in that in agriculture also, irrigation, crops are favorite topics of UPSC. So you should not skip that. If anyone has not read it, go through the agriculture and go through the irrigation wala part. Okay. If you are not able to read all the details of agriculture and all, at least solve all the papers, all the questions from 2011 to 25, and solve try to find out the details from these notes, or Google it, or use the chat GPT, use AI, anything you can do. But you should not skip that those questions. They will help you to solve the questions definitely. Question number 79. The red data book published by the IUCN, and IUCN is an NGO. याद रखना, IUCN कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, इट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो IUCN का रेड डेटा बुक होता है जिसमें पिंक पेजेस होते हैं. पिंक पेजेस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में होता है, एंड ग्रीन पेजेस होते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो रिकवर्ड हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रीन पेजेस में मिलती है. सो रेड डेटा बुक के 2 पेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. व्हाट आर द पिंक पेजेस एंड व्हाट आर ग्रीन पेजेस? ओके, नाउ
IUCN contains list of endemic plant and animal species present in the biodiversity hotspots. Biodiversity hotspots का क्वेश्चन कल हमने देखा था. Even our Western Ghat and some Himalayan part that comes under biodiversity hotspot. It has nothing to do with the IUCN Red Data Book. Okay, so one gets eliminated. Again, yesterday I told you one is mentioned only in one option, option number A. It has to be incorrect. Okay. Second is threatened plant and animal species. That is why the green pages and pink pages critically endangered and injured. So second statement is correct. Third, protected sites for conservation of nature and natural resources in various countries. उसके लिए यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क है. बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वो अलग है. रेड डेटा बुक में बस स्पेसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है. दैट इज वाई 2 ओनली इज द राइट आंसर. अब कल मैंने एक पैटर्न के बारे में आपको बोला था कि आपको एक पैटर्न याद रखना है. टू लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्वेशन करना है ये बात का कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, third also gets incorrect. This is the pattern I observed in so many questions. Try to observe this pattern now. I do not say that you should apply blindly. Try to observe and try to apply then. Okay, just remember this, whether you find this pattern or not. If you know first is incorrect and you know second is incorrect, you can apply that. Third one must be incorrect. That will help you to arrive at the right answer. See, there is no science behind this. This is just purely based on the observation and based on the pattern of UPSC type questions. I have solved questions from 1979 onwards, and based on that, I am telling you this. So you should be observing all these patterns and then only apply it. Do not apply whatever I am telling blindly. Do not apply. Question number 80. Why is offering of teaser loans by commercial banks is a cause of economic concern? Now, this is also a favorite type of question. UPSC generally gives any term and says that it is a cause of concern. Cause of concern क्या होता है? Something that is that has some negative repercussion, negative impact on the society, or negative impact on some institute. That is a cause of concern. So teaser loans are home loans. Okay, teaser loans means they are home loans. The teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending, and banks may be exposed to the risk of defaulters in the future. That is why it is a cause of concern. It is matching with the theme of the question. Okay, and the first statement is correct. Now, only 2 statements are given. Our logic says that 1 by 2 has to be correct. तो first statement correct है तो second must be incorrect. तो क्या incorrect है वो हमें ढूंढना है उसमें. So in India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing or export units. Here UPSC has changed the theme. They are not manufacturing units. It is a home loan. That is why second statement is incorrect. Okay. And inexperienced entrepreneurs को अगर देंगे, अगर सपोज मुझे नहीं पता है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग है या होम लोन है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता सपोज, ये स्टेटमेंट देखो. इन इंडिया द टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स, और यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट द इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. Already it is causing loss to the banks, or banks may expose to the defaulters. Then why bank will give loans to the inexperienced people? You should understand this. If you don't know anything, then you can think like this. But I know that this is a home loan, so I could eliminate the second option and correct one is the right answer. Now 1 by 2 rule applicable, alternative applicable. देखो, ऑब्जर्व करो एंड देन अप्लाई करो. ऐसे ही नहीं बोलूंगा मैं. Then yesterday I told you about satellite orbits and etc. Very famous topic. UPSC generally ask 1 or 2 questions on that. You should read more in detail. The artificial satellite orbiting around the Earth does not fall down. This is so because attraction of the Earth does not exist at such distance. Extreme and absurd statement है. Earth का gravity कितना आपको पता है. So A statement becomes wrong. Attraction of the Earth is neutralized by attraction of the Moon. Neutralize नहीं होगा वो. Provides the necessary speed for its steady motion and provides the necessary acceleration for its motion. अब speed provides the necessary ये common statements है, similar statements है, इन दोनों में से एक आंसर होगा. ठीक है. And the most correct answer is acceleration.
जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये ज्यादा डिटेल में पता होगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्सेलरेशन। ओके, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। आई एम नॉट अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, सो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, बट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 82, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ सी, yesterday I told you steadily, ये एडजेक्टिव के बारे में। इफ देर इज एनीथिंग यूपीसी सेइंग steadily increased, steadily decreased, you can take the risk. And this question is related to the trends and data and facts. So steadily increased और steadily decreased in last 5 years, अब थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो steadily नहीं होगा ना। The growth rate of GDP has steadily increased in the last 5 years. क्वार्टर्स में भी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे। तो स्टेडीली इंक्रीज स्टेडीली डिक्रीज के ऊपर हमेशा रिस्क नहीं लेना है, मतलब उसको बहुत ओवर थिंक नहीं करना है। यू कैन टेक द रिस्क। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स मेंशन steadily increase, so we can go with the neither of the two option. Now here 1/2 is not applicable because of this adjective steadily increase given in the both the statements. Okay, so sometimes you have to apply more than one logic and common method to solve the question. क्वेश्चन नंबर 83, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2020 के प्रीलिम्स में, एज इट इज रिपीट हुआ है। थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है बट रिपीट हुआ है। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर इज द थीम। नाउ अगेन आई टोल्ड यू एग्रीकल्चर इज अ फेवरेट थीम। एग्रीकल्चर के रिलेटेड इरिगेशन, एग्रीकल्चर रिलेटेड बैंकिंग एंड प्राइमरी lending institution, micro irrigation, UPSC would ask question on this. So in India, which of the following have the highest share in disbursement of the credit to agriculture and allied activities? Commercial banks, you know that State Bank of India is the one of the largest bank. State Bank India is a commercial bank. Commercial bank has 40% share. Cooperative bank, regional rural banks, microfinance institutions, they work on very, as compared to commercial bank, they work on lower level. Okay, so commercial bank में कौन कौन से banks आते हैं? Government banks, private banks, and even foreign banks. And there is a provision of priority sector lending. Government banks has mandatorily lend 40% of their total loans, like agriculture, MSME, education, SC/ST development, for that. Okay, so this is a very basic information. Similar question came in 2020 prelims, around 2011. Okay, so microfinance institution, they give loan to the poor households for income generation purpose without collateral. ये आपको याद रखना है। आरआरबीज के ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ लो, कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर जो बैंकिंग का चैप्टर है शंकर गणेश के बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस यूजुअली। बैंकिंग इज वन ऑफ द फेवरेट थीम, एंड बैंकिंग में रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, you should be very careful while reading those topics. One question definitely come on that. You should not be confused. Which of the following can aid in the furthering the government objective of inclusive growth? The inclusive growth can means possibility, कि इसमें से क्या ऐसा करने के बाद इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है। प्रोमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा क्या इंक्लूसिव ग्रोथ? यस होगा। प्रोमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई को प्रमोट करोगे, सेल्फ इंक्लूसिव ग्रोथ होगा क्या? यस। अनएम्प्लॉयमेंट कर्ब किया जा सकता है, विमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यस, इससे भी इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। Those who are not getting access to the education, they can get access. So all these three statements are positive, they lead to inclusive growth. So all of the above is the right answer here. So you can see that there are very rare situations or very rare instances where all of the above is the answer. And when all of the above is answer, when options are very positive, you cannot questions their like intentions, or it directly lead to something positive in the society, then only answer is all of the above. Be very careful. Why is the government of India disinvesting its equity in the central public sector enterprises? डिसइन्वेस्टमेंट 2011 में भी हो रहा था। डिसइन्वेस्टमेंट वन ऑफ द स्ट्रैटेजी होता है गवर्नमेंट का। क्यों करता है गवर्नमेंट ये? द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट। मेनली टू पे बैक, कितना एब्सर्ड स्टेटमेंट है आप सोचो। मतलब जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए क्या हम सीपीएसई की डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? वेरी एब्सर्ड स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द सीपीएसई, ऐसा भी नहीं है।
डिसइन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट, 51% स्टेक होल्ड करता है कई बार, तो इट कैनॉट बी जनरलाइज्ड कि government has to lose its management control, then only. So this is also absurd statement. So by using knowledge and common sense you can eliminate this. Here 1 by 2 is not applicable. Because of this we have applied our knowledge first. Now if we are confused, there is no at all confusion in this statement. That is why we are not using 1 by 2. We are using our common sense. Question from geography, physical geography. What is the difference between asteroid and comet? Planetoids, while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material. Asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. यहाँ तक तो ठीक है। मैं बोला ना आपको कि जब दो स्टेटमेंट्स लिंक करता है यूपीएससी, कनेक्ट करता है बाय यूजिंग बिकॉज एंड व्हाइल वेयर एज, द सेकंड स्टेटमेंट हैज टू बी इनकरेक्ट। अब आपको पता है विनस एंड मर्क्यूरी के बीच में नहीं होते हैं कॉमेट्स। Okay, so this is wrong statement. Comets show a perceptible glowing tail, while asteroids do not have. Yes, that is correct. 2 by 3 is applicable here. Rule of maximum is applicable here. And answer is 1 and 3. Alternative is also there. Correct, incorrect, correct. Okay. So there are so many, like knowledge भी है हमारा, common sense भी use कर रहे हैं, logic भी apply कर रहे हैं, and we are making sure that कि एक एक मार्क हमारा मतलब बढ़ेगा। एक होता है ना कि कुछ भी एक भी मार्क हमारा कम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन गलत हो गया 2.6 चले जाते हैं, दो तो चले जाते हैं, वो साथ में 0.6 को भी लेके जाता है। मतलब जो मेहनत से पहला क्वेश्चन करेक्ट किया था दो, वो भी माइनस हो जाता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So you should not underestimate a simple logic, simple trick. You should use everything in like collective efforts होने चाहिए, and we should be learning from each other. सर हम्म सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम्म सर उसमें जैसे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में जैसे वाइल से दोनों कनेक्ट कर रखे हैं, तो कनेक्टर वाला दोनों में है। फिर हम्म तीसरा तीसरा क्वेश्चन थर्ड में, थर्ड वाले पॉइंट में डू नॉट है, और तो इसमें नॉट वाला कीवर्ड आ गया। तो जब इस टाइप हम्म के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मतलब हर में कुछ ना कुछ लगा रखा होता है, तो इस हम्म टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं? जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें कुछ स्टेटमेंट्स प्लेन होते हम्म हैं, कुछ हम्म में अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो पता लग जाता है। लेकिन हम्म जैसे ये 86 वाला है, इसमें ऊपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में वाइल लगा रखा है, तो हम्म दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तीसरे में yes yes नॉट लगा obviously, रखा है। yes, that is why I told you ना कि whenever you apply the logic you should apply knowledge first. Now I know about this asteroid and comet. This is basic knowledge based question. Asteroid and comet is given in the chapter first in 6th NCERT. Okay, if you don't know anything about it then you can use those logics. Suppose किसी ने अगर ये इसके बारे में बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए फिर ये टफ हो जाएगा, and then you can use those one of the logic. तो Okay. मतलब अगर नहीं पता है तो वी शुड स्किप लाइक दिस, जिसमें हर क्वेश्चंस में कुछ ना हाँ, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ मतलब होगा, तो कीवर्ड्स इसलिए लगा ना मैं, रखे हो। जैसे मैंने कल भी एक सेशन में बोला था, पहले सेशन में पहले एक बार बोला था कि कोई भी लॉजिक अगर आप लोग आपको अप्लाई करना है, so anything, if you any logic you have to apply, you should have at least 25% knowledge of that question, at least 25% knowledge, then can only you can apply it. सर योर And वॉइस इज ब्रेकिंग। hello, yes, am I audible now? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। Yes. So I was telling that even yesterday I told you, uh, before applying logic, you should apply the knowledge, and you should have at least 25% of the knowledge of that topic. At least 25%. Then you should attempt that question. If you don't know anything, don't go for that question. And there are such like 8 to 10 questions like that you don't know anything about it. And we don't have to attempt 100 questions. No? You should attempt 90, 92. Sir, Yes. sir, can we say that like in these options, 2 is given only 2 times, and 3 is for 3 times, and 1 is also for 3 times. So on that basis, we can assume that there must be some fishy in statement 2, like it is given in minimum statements, like only in 2 statements.
like in two options, A and D. Actually, in exam like situation, it will be very difficult to think like this. Okay. Hmm. So In exam. yes, Hmm. Okay, in sir. exam like situation, we cannot think like this. So Okay. if you don't know anything, just keep that question. And this is just that is why I'm telling you that some questions are they should be solved by using your basic knowledge. Okay, Asteroid, sir. comet, and planet system. This is very basic thing. Okay. Yes, sir. Sir, can we connect this with 74th question, sir? Same while is there in the 70, post. one minute. What is the 74th question? Hmm. In that question, in 74, one statement is right and one statement is wrong, where Hmm. the while is the connecting word. Hmm. In this also similar thing we can observe. Sir. Yes. Excuse me, sir. Yeah. Sorry to interrupt, sir. Sir, can the doubts be taken at the end of the session as it is delaying the lecture, sir? Yes. 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 Definitely. So So we should. kindly ask them to ask the doubts at the end, sir. Yeah. So Yes, everyone sir. is waiting. Let's finish the remaining questions first. Only 13 questions are remained. Okay. So moving forward, the question number 87, economic growth is usually coupled with. This is simple economic question based on Shankar Ganesh or any basic economy knowledge. Now you should be knowing that deflation is a negative term. Whenever there is a deflation, there has to be negative impact on economy. Stagflation also negative term because of the stagnation in employment. Hyperinflation is also negative term. But inflation, it is both positive as well as negative. And you must have read a little bit inflation is important for the economic growth. Okay. So economic growth is usually coupled with inflation. And this is given in NCERT as well. This is given in Shankar Ganesh as well. This is basic economy concept. Little bit inflation is important, but inflation अगर बढ़ जाता है बहुत टाइम तक रहता है तो that can have negative impact on the economy. Question number 88, just like before I told you bank rate, repo, reverse repo, important reverse repo here I have mentioned, and their impacts that you should be knowing. The lowering the bank rate by the RBI leads to more liquidity in the market. This is a very simple question. Less liquidity, more liquidity, opposite statements. Answer lies between them. And you know that बैंक रेट अगर कम करते हैं लिक्विडिटी बढ़ जाती है. सेम एप्लीकेबल टू रेपो एंड रिवर्स रेपो. दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट. मुझे लगता है कि सब किसी ने ये पढ़ा होगा. जस्ट यहाँ पे लॉजिक इतना ही है कि ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को आपको ऑब्जर्व करना था. मोर लिक्विडिटी, लेस लिक्विडिटी, ऑपोजिट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 89. Westerlies in the southern hemisphere are stronger and persistent in the northern hemisphere and persistent than in northern hemisphere. Why? Two statements are given. Again logic 1/2 rule अगर हम अप्लाई करते हैं बोथ तो मतलब बहुत रेयर चांसेस है. एक करेक्ट एक इनकरेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है इसमें. Southern hemisphere has less land mass as compared to northern hemisphere. करेक्ट है ये स्टेटमेंट given in the NCERT. Westerlies and this topic सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. इवन 2024 एंड 25 में भी इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हैं. तो यू शुड बी रीडिंग मोर अबाउट इट एंड दिस लॉजिक इज अप्लाइड हियर. Southern hemisphere has less land mass as compared to northern hemisphere. The statement is correct. It means that second statement has to be incorrect and there has to be something that you have to find. Coriolis force is higher in southern hemisphere as compared to northern hemisphere. It is wrong statement. Coriolis force का southern and northern hemisphere से कुछ लेना देना नहीं. ओके. आपको अगर बेसिक कंसेप्ट्स अगर देखेंगे आपने इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है, सदर्न में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन होता है. ये यहाँ पे मैंने निकाला था डायग्राम इस तरीके से. सो वन ओनली इज द राइट आंसर. हाफ का रूल यहाँ पे लगता है. क्वेश्चन नंबर 90, मूविंग फॉरवर्ड. Between India and East Asia, again East Asia, Southeast Asia, this is the fourth question in same paper. The navigation time and the distance can be greatly reduced by which of the following? Okay. Deepening the Malacca Strait and between Malacca Straits between Malaysia and Indonesia. अब डीपन करने से होगा या वाइडन करने से होगा? क्वेश्चन है नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस आपको ग्रेटली रिड्यूस करना है. आप डीप करने से फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, कितना भी डीप करो.
if you widen that space between like those things, then we can think about it. Again, two statements are given. हाफ का रूल यहाँ पे लगने का चांस है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सट्रैक्ट, डीप मीनिंग से नहीं होगा, तो मैं इसको रॉन्ग कर देता हूँ. इट मीन सेकंड स्टेटमेंट हैज टू करेक्ट. ओपनिंग अ न्यू कैनल अक्रॉस द करा इस्तमस बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी. तो गल्फ ऑफ सियाम मतलब अभी थाईलैंड जो है, एंड अंडमान सी. तो न्यू कैनल, मैनमेड कैनल अगर बनाएंगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस रिड्यूस होने का चांसेस ज्यादा है. ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें थीम थी स्ट्रेट एंड इस्टमस, एंड 2023 के मेंस में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था स्ट्रेट एंड इस्टमस का. ओके, सो मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी एंड जावा सी को कनेक्ट करता है. करा इस्टमस थाईलैंड में है, एंड अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड को सियाम बोलते हैं. ओके, सो दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 91. दिस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है. Regular intake of the fresh fruits and vegetables is recommended in the diet since they are good source of antioxidants. How do antioxidants help a person maintain health and promote longevity? एंटीऑक्सीडेंट्स का ऊपर का क्वेश्चन है, कोई लॉजिक इसमें नहीं है, इसका सीधे सीधे आंसर सी था. दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. क्वेश्चन नंबर 92, हिस्ट्री का क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारे 1/2 के रूल को, बट हमें पहले पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, उसके बाद ही डिसाइड करना होता है. इट वॉज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन. इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको किसी भी तरीके के बड़े बड़े टेम्पल्स देखने को नहीं मिलेंगे, एंड ये एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड में भी ये क्लियरली मेंशन्ड है एज इट स्टेटमेंट. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ सेक्युलर सिविलाइजेशन. During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. So yes, cotton was found in Indus Valley civilization. Both the statements are correct. अब कुछ डाउट्स, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि मदर गॉडेस एंड पशुपतिनाथ भी वहां पे मिले थे, टॉर्सो मिला था, बियर्डेड मैन वहां पे मिला था. बट क्वेश्चन देखो, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन. दे आर नॉट सेइंग दैट इट इज अ टोटली सेक्युलर सिविलाइजेशन. एंड क्वेश्चन इटसेल्फ सेज दैट रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट था बट डोमिनेट नहीं कर रहा था. Okay, so statement itself is a positive statement, and it is giving information. Though present means though there were mother goddess and Pashupatinath seals were found, though torso were found, though bearded man were found, but it was they did not dominate the scene. That is why both the statements are correct. Okay, there were some sites. Dholavira was in news, because of it I have written here. गुजरात में जो वाटर कंजर्वेशन डॉकयार्ड एंड शिपयार्ड वहां पे मिला हुआ है, और धौलावीरा इसलिए भी न्यूज में था वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वजह से भी. एंड क्वेश्चन आल्सो केम इन 2024 ऑन धौलावीरा. द लोअर गैंगेटिक प्लेन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, भाबर तराई रेंज के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, खादर एंड भांगर. द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड climate with high temperature throughout the year. Which one among the following pairs of crops is most suitable for this region? Paddy and cotton, wheat and jute, paddy and jute, wheat and cotton. सीधे सीधे बात है, wheat यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, पंजाब में मिलता है वो. ठीक है, लोअर गैंगेटिक प्लेन की बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है, ये दो ऑप्शन चले गए. पैडी एंड कॉटन, कॉटन कहाँ मिलता है आपको पता है, ये भी ऑप्शन चले जाएंगे. बचता है बस पैडी एंड जूट. एंड जूट में आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर. ओके, सो इस तरीके से एलिमिनेट करके भी सीधे सीधे आंसर आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट? दो ऑप्शन है, 1/2 अप्लाई होता है यहाँ पे. इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स. इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट्स. एक्चुअली कोल्ड ओशन करंट की वजह से होता है. ओके, यहाँ पे यूपीएससी ने एग्जैक्टली ऑपोजिट डाल दिया, कोल्ड की जगह पे वार्म लिख दिया, इसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. एंड 1/2 रूल के हिसाब से वन ऑप्शन इज करेक्ट. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स की वजह से होता है. डेजर्ट वाला जो एनसीईआरटी का चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी. द जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. एटमॉस्फेयर का चैप्टर, ये कुछ थीम्स है, ये आपको अंडरस्टैंड करके लेने हैं. ठीक है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, एटमॉस्फेयर के चैप्टर से लगभग ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है, और यही चैप्टर्स रिपीट होते हैं. ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, इवन इन 2024-25 आल्सो.
तो ज्यादा भटकना नहीं है यहाँ वहाँ। यूपीएससी इज गिविंग यू लाइक, या तो लॉजिक्स आपको समझ में आएगा या फिर थीम समझ में आएगी। So the jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? So there are no clouds or the water vapor in the lower stratosphere. Yes, that is why इसको isothermal zone बोलते हैं. There are no vertical winds in the lower stratosphere. Both the statements are correct. अब these type of questions are exceptions for 1 by 2. Okay, but we are solving them by using your knowledge. और ये जो क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था ना, एस्टेरॉइड का, कॉमेट का एंड एटमॉस्फेयर का, दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि यू शुड बी रीडिंग ऑल दीज टॉपिक्स। ओके, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो इतना इजी है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रास्टोस्फेयर, एंड उसमें आइसोथर्मल जोन होता है, ट्रोपोपॉज होता है, स्ट्राटोपॉज होता है, उसके बारे में तो बेसिक नॉलेज है हमारा ये। 96, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेट इन द लोअर लैटिट्यूड एंड कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बायोडाइवर्सिटी आपको कम देखने को मिलती है। अब देखो इक्वेटर में, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पे। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अमंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेट इन द लोअर अल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चले जाओगे, हायर अल्टीट्यूड पे जाओगे, बायोडाइवर्सिटी कम होती हुई दिखाई देगी आपको। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बाय यूजिंग नॉलेज एंड कॉमन सेंस यू आर सॉल्विंग फर्स्ट। सो यहाँ पे किसी भी तरीके के लॉजिक की जरूरत नहीं है हमें। Okay, so both the statements are correct. Again, I'm telling you, logics, common sense, applied knowledge, and techniques और तुक्का, ये सारा सेकंड और थर्ड इसमें यूज करना है। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज। ओके, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है इसके बारे में। द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग, they originate in Tibet and flow through narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches of these rivers. Brahmaputra makes U-turn in the course of flow into India. This U-turn is due to, okay, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, there is a syntextual bending of geologically young Himalayas. आप अगर देखोगे हिमालय इस तरीके से यहाँ पे आके ये नॉर्थ ईस्ट ऐसे होता है। ओके, ये हिमालयन रेंज है, नॉर्थ ईस्ट में इधर इस तरीके से आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बेंड क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ सिंटेक्चुअल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयस। यंग हिमालय जो हिमालयन जो ये रेंज है ना, यहाँ पे बेंड होता है। ये ज्योग्राफी अगर आपने ढंग से पढ़ा तो ये सिंपली, इसके लिए किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा। और ये यू टर्न कहाँ लेते हैं? नियर डुबरी, आसाम। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, नो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी। सिंपली लाइक इट इज very very beautiful method of by यूपीएससी। हम क्या करते हैं, हम अननेसेसरी रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, बट एक्चुअली बहुत सिंपल है सब कुछ। स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट्स नदर्न पार्ट इज arid and semi-arid. Its central part produces cotton. Cultivation of the cash crops and predominant over food crops. Which of the following states has all above the characteristic? अब हर एक स्टेट के बारे में आप देख लो। तमिलनाडु के बारे में अगर सोचेंगे हम लोग, सो इट कम्स अंडर वेस्टर्न घाट, अरिड रीजन है ही नहीं यहाँ पे। डेंस फॉरेस्ट आपको कर्नाटका एंड तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश आल्सो आप देखेंगे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का एंड टाइगर रिजर्व वगैरह है आंध्र में भी। कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। सो अरिड एंड सेमी अरिड की बात हो रही है तो गुजरात मतलब कच्छ, कच्छ रीजन। अब पता चला क्यों क्वेश्चन बार बार कच्छ के ऊपर आ रहे हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, कॉटन भी गुजरात में प्रोड्यूस होता है, ग्राउंड नट प्रोड्यूस होता है। तो ऑल द एक्सप्लेनेशन वर एप्लीकेबल टू गुजरात। टेक्नोलॉजी एंड साइंस का ये क्वेश्चन है, वीपीएन का क्वेश्चन है। व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन? ठीक है, तो वीपीएन सबको पता है, वीपीएन का बेनिफिट क्या होता है। वर्ल्ड एसोसिएशन की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें आता है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स यूजर एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क व्हाइल मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए वीपीएन का यूज किया जाता है। 2011 में ये कंसेप्ट न्यूज में थी, इसके वजह से ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's discussion. The Dharma and the Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization.
एंशंट वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर 2024 एंड 2025 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। एंड लाइक फोर्थ और फिफ्थ टाइम आई एम टेलिंग यू गाइस, go through all the PYQs, you will find the mains questions also. In this context, consider the following statement. Dharma was a conception of obligation. धरती धर्मम धृतम, वैसे कुछ तो एक फ्रेज है. Dharma was a conception of obligations and of the discharge of one's duties to oneself and the others. So dharma means duties and obligations. The first statement is correct. Second, Rita was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all its content. Now here, if you don't know anything, this become a tough question. Now हमारा जो लॉजिक था 1/2 का, ये यहाँ पे फेल हो जाता है. तो there are some exceptions while applying the knowledge and logic that I'm talking about always. So this is the question that can be considered as an exception. Suppose किसी को ये रीता के बारे में पता ही नहीं है, so वो 1/2 लगा के आएगा, उसका क्वेश्चन गलत होगा. तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसे सेटबैक्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे. ओके, तो धर्मा एंड रीता के बारे में हमको पता ही होना चाहिए था, अदरवाइज ये आंसर हमारा गलत हो जाता. तो इसका सही आंसर एक्चुअली बोथ 1 and 2 है. तो इसके बारे में अब हमें पढ़ना है, धर्मा के बारे में, रीताज के बारे में एंड अदर थिंग्स. सो दिस वाज 2011 पेपर. आई होप यू आर क्लियर विथ मेनी मेथड्स एंड लॉजिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इट. अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं. जिसको सेशन एंड करना है वो एंड कर सकता है, रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकते हैं. योर टाइम इज वेरी प्रीशियस नाउ, वेरी लाइक ओनली 27 days आर रिमेनिंग टू द प्रीलिम्स. जिसको डाउट्स है वो रुको, जो जाना चाहता है वो जा सकता है. And then we'll again meet tomorrow with the 2012 paper. And Manoj Patil, All India rank 493, he will be joining us for tomorrow's discussion. He has always scored 110 plus marks in prelims, has given 4 interviews, and he's already selected this year. He has already given 4 forest mains, so he has very good command over prelims. He is also sharing his knowledge and paper solving methods with us. So if any doubts, you can connect. हेलो सर. हेलो सर. सर Yeah. मैं वन ऑफ द डाउट है सर, कभी कभार सर कुछ क्वेश्चंस में लाइक जो ट्रिक्स वाली चीज होती है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स में लगती है, तो हाउ शुड वी टैकल दोस क्वेश्चंस? स्किप कर दें या पता है, अगर नहीं पता है जैसे, लेकिन हमको लग रहा है कि मतलब हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ उन्होंने लगा रखा है, नॉट लगा रखा है, वाइल लगा रखा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगा रखे हैं, तो स्किप कर दें ऐसे क्वेश्चंस, या अगर नहीं पता है तो, या फिर भी रिस्क ले और अटेम्प्ट करें? नहीं, मतलब देखो स्किप कौन से क्वेश्चन करने पता है? जिसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब 1% भी नॉलेज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बिंदास स्किप करो. मगर आपको एटलीस्ट कुछ तो पता है उसके बारे में, वहां पे आपको रिस्क लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. नहीं और वो सर. रिस्क लेने की प्रैक्टिस ये 20-25 दिन में करनी है. अब जैसे यस. ये मल्टीपल टाइम अगर सॉल्व करोगे ना ये पेपर, आपको ये पता चलेगा कि ये इतना आसानी से, मतलब रिस्क लेना भी हम सीख गए हैं कि कोई भी अगर अननोन क्वेश्चन भी आता है, जस्ट बिलीव मी, एक प्रैक्टिस के साथ एक ऐसा होगा ना कि जिस क्वेश्चन के बारे में 1% भी पता नहीं है ना, वहां पे भी तुम रिस्क लेके सही से सॉल्व करोगे उसको. इसके लिए तुमको अभी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी. सर जिसमें मल्टीपल में हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ अमेंडेशन कर रखा है यूपीएससी ने. अच्छा, यस उसमें मतलब जितनी बार उनको सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, उतना उसमें समझ में आएगा कि क्या गलती वो कर यस रहा यस यस, वो उसको नोट करके रखना है कि इसमें क्या गलत किया था, इसमें यूपीएससी ने क्या मार्क किया हुआ है, ये से वहां पे लिख के रखना है. और डिफरेंट जहां जहां पे तुमको लग रहा है कि यहाँ पे मैंने रिस्क नहीं लेना चाहिए था, जस्ट नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट जस्ट रीड इट आउट. ओके, रीड इट आउट एंड देन अप्लाई इन द नेक्स्ट पेपर. है. ओके. और कुछ क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह भी सॉल्व करने, याद रखना. जैसे मैंने 2-4 क्वेश्चन बताए ना, जैसे हम पैसेजेस सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक दैट. और ओके, जिनमें सर जैसे सर वो वाले थोड़े आसान हो जाते हैं जिसमें कुछ बिल्कुल प्लेन स्टेटमेंट्स दे देते हैं और कुछ में अमेंडेशन होता है, वो एकदम फाइंड आउट हो जाता है. हाँ वो तुरंत पता चल जाता है. और आगे आने वाले पेपर्स में अभी ऐसे 6 स्टेटमेंट मिलेंगे ना हमें, और वो बहुत मतलब आसान हो जाएगा काम हमारा. ठीक 2012 है. का पेपर भी बहुत अच्छा है. तो वो ये, लेकिन इवन मल्टीपल में प्रोबेबिलिटी मेरे को लगता है बढ़ जाती है कि अगर बढ़ जाती है. मल्टीपल में जैसे 5 क्वेश्चन भी आए, 5 में से अगर इनकेस 2 भी सही हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव में ही जाएगा नहीं. पॉजिटिव में जाते हैं हम लोग, और पॉजिटिव में जाने का चांस बढ़ जाता है. अभी जैसे आने वाले अभी स्टेटमेंट बढ़ेंगे ना, जैसे मैंने बोला ना कि 2 स्टेटमेंट में 1/2 होगा, 3 स्टेटमेंट में 2/3 होगा, और 5 स्टेटमेंट हो गए उसमें 3/5 होगा, 6 में 4/6 होता है, 7 में 5/7 होता है,
और इसके बेसिस पे मैंने 2025 का भी पेपर किया हुआ है। और 4 में सर? 4 में मतलब 2x4 होता है या फिर 3x4 होता है, दोनों होगा। वो दो टाइप, फोर स्टेटमेंट के जो होंगे ना, दो तीन टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं कल बताऊंगा कैसे कैसे होंगे, उसमें किस तरीके से लगाने हो। थैंक यू सर, थैंक तो यू। तो सर जब आप पेपर सॉल्व करवा रहे हैं हमें अभी, तो हम क्लास से पहले भी उसको खुद से सॉल्व कर ले ताकि समझ अगर आए। आपको टाइम मिल रहा है तो खुद से सॉल्व करके उसको अप्लाई करो, सो दैट आपकी अब देखो एक पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो हम्म गया है, राइट। अब हम्म आपका काम क्या है कि कल क्या करना, आप 2012 का पेपर डाउनलोड करो, ओके, हम्म और उसके पहले 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये जो 2 सेशन में हमने जितना सीखा है वो अप्लाई करो और देखो कितने क्वेश्चन सही हाँ हो। बहुत यस टाइम सर नहीं लेना है बिल्कुल। उसको एक टाइम अलोकेट करो कि चलो मुझे 45 मिनट में करना है। हम्म। फास्ट फास्ट करो, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा समझो कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है और मैं प्योरली लॉजिक पे बेसिस पे अप्लाई करूंगा, और जहां जहां पे नॉलेज अप्लाई हो रहा है अवेलेबल नॉलेज के हाँ बेसिस पे उसको नॉलेज। सॉल्व करके देखो। ओके। ठीक है, फिर देखना इतना मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, 50 में से कम 30-35 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, उससे भी ज्यादा ओके हो सर। सकते हैं। ठीक है। तो कल मतलब एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कर लो सॉल्व 12 के। Okay, sir. ठीक है। Hello, sir. यस। Sir, under pressure, it is difficult to recollect these logics to apply. How to train our brain under pressure Yes, to apply so these yes, logics? you are absolutely right. It is not possible to apply these logics unless and until you practice it daily. That is why Okay, sir. we started this initiative 30 days before the examination, and we Okay. have 30 days, we have to daily practice it, Mm-mm. right? If you don't Okay. practice daily, then it will be very difficult to apply in the examination hall. Okay, sir. But training, practicing daily, it will used to it. Okay. Yeah, Then. you will become used to it, and you will start believing in it. Okay, And sir. your confidence also will be increased. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. सर माय क्वेश्चन इज सर, जैसे अभी आज 50 क्वेश्चन हुए, कल 50 क्वेश्चन हुए थे, सर हम्म। थोड़ा सा अगर अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए तो ताकि अपन बढ़ाएंगे टोटल। बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि लास्ट के जो 4 पेपर है वो 100 क्वेश्चंस करेंगे, एक ही दिन में 2 सेशंस लेंगे हम लोग। अभी क्या हो रहा है ना कि अभी अलग अलग टॉपर्स, अभी मैंने तो पूरा अपना इसी के लिए कॉन्सेंट्रेट किया है पूरा, बाकी लोग यस अवेलेबल नहीं हो जाते, तो इसकी वजह से अभी शुरुआत में क्या होगा ना, 100 क्वेश्चन पे डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो मेरे लिए भी अब क्या होता है यस ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ कि 2 घंटे 2.5 घंटा, एंड आई हैव अ गुड कैपेसिटी, मैं 5 घंटे भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। बट फिर वो बच्चों को भी थोड़ा उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि वो दिन भर पढ़ रहे हैं, फिर शाम के टाइम पे थोड़ा सा मतलब सेशंस अगर लेंगे तो वो थोड़ा सा उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लास्ट लास्ट यस में सर। पूरे पूरे पेपर भी करेंगे हम लोग। ओके। ओके सर, यस। ओके, थैंक यू सर। तो सर जैसे मैं मॉक टेस्ट भी देती रहती हूँ 2-2 3-3 दिन पे कोचिंग हम्म। का, तो हम्म। उसमें ये लॉजिक वगैरह लगाओगे या नहीं नहीं लगेंगे, लगेगा? ये यूपीएससी के लॉजिक बस यूपीएससी के पेपर में लगते हैं, ये किसी भी पेपर में नहीं लगेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको किसी मॉक टेस्ट में 60-70 नंबर अगर भी आते हैं तो कॉन्फिडेंस को हिलने नहीं देना है। आपका 2012 13 15 ये पेपर में लॉजिक लगाओ। ये तो लास्ट के सर 30 डेज में व्हाट इज उसमें इंपॉर्टेंट इज सॉल्विंग ऑल यूपीएससी पेपर्स, और वो जो कोचिंग के मॉक टेस्ट होंगे वो जस्ट गो थ्रू करो टाइम मैनेजमेंट के लिए, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो छूट ना जाए, कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट ना जाए उसके लिए, बट उसके लिए भी बिकॉज चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें आई एम नॉट इवन स्कोरिंग 50, आई तो नो दैट, इसलिए आई हैव नेवर स्कोर्ड, बट यहाँ पे 110 के नीचे कभी नहीं आए मेरे। मैंने ऐसे कितने मेरे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने कोचिंग के टेस्ट दिए, उसमें उनके मतलब नंबर से नहीं आते थे, 60-70s में ही आते थे हमेशा, बट यहाँ पे हमेशा 115-120 आते थे यूपीएससी में। क्या है कि हमें यूपीएससी की लैंग्वेज से फैमिलियर होना है, किसी कोचिंग के टेस्ट के लैंग्वेज से नहीं, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ओके। ओके। या सर आपने हेलो कुछ सर। बोला था कि 20% अगर आप जानते हो, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा जानते हो तो ही अटेम्प्ट करो, अगर बिल्कुल हम्म। ब्लैंक हो तो छोड़ दो। हम्म। हम्म। मतलब ये चीज कंसिस्टेंट रखनी है। यस यस, ओवर द प्रैक्टिस ये आ जाएगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक अभी कैंडिडेट को ही तो मैंने बोला कि ये कब आएगा, ये कौन सा, ये तभी आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, तभी हम्म, हमारा जो प्रैक्टिस के ऊपर हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके। हाँ। हेलो। यस। Good evening, sir. Sir, this is Suraj. यस। Sir, I have attempted already three UPSC papers. The thing is, I'm scoring decently in GS section. ओके। And while practicing CSAT also, I'm getting a good command over it. But what happens is that in a paper environment or in that pressure condition, I'm not able to tackle it.
I'm हम्म missing my prelims by hardly 2-3 questions, sir. So हम्म I'm lacking this confidence in this attempt. हम्म You don't have to worry, just solve all the papers that we are practicing here. Okay, and for CSAT also we are planning to conduct a session, and we will definitely give you a strategy to score at least 85 to 90 marks in CSAT safely. That we are planning to give you the strategy. Secondly, for GS papers, uh, after solving these papers continuously like 2011 to 25, we will be very familiar. It's like we are solving almost 15 papers and around 1005, how many questions it will become? 15 papers and 1500 questions. 1500, right, Yes, sir? 1500 questions. So it will like so many themes will get repeated, so many logics will get repeated, and you will be very comfortable while applying those logics also. For example, you must have noticed today that 1 by 2 logic. It is applicable or not? What Yes, you sir. have observed? I've been applying this techniques and tricks, sir. On that basis, I've been securing a decent score in GS, sir. Hmm. It is not a major problem for that. But Hmm. when it comes to CSAT, things are not working in my No, 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 favor. don't worry about CSAT. I was also victim of CSAT. That's why I am telling you. I will give you a best strategy. One of my friend Nilesh, he is a very master in CSAT. I'm bringing him here. Okay, he got 135 marks in CSAT since 2 years. Okay, so you don't worry about it. We'll give you a strategy of solving 45 to 47 questions, how to choose them, and how to allocate the time. Okay, we'll apply everything. So don't worry about it. Okay, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, I am a bit skeptical about the current affairs for environment portion. Hmm. I'm following one magazine, Hmm. but I'm not sure how to manage the static part of the environment and the current affairs part of the environment. आपने कभी Hmm. कुछ PYQs में ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया हो कि करंट अफेयर्स का कितना वेटेज रहता है एनवायरनमेंट में? ऑफ कोर्स रहता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बट करंट मुझे अफेयर्स थोड़ा में कितना बैलेंस भी करने में वेटेज, हाँ ये कैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स चूज करने के लिए दिया जाए तो मैं हमेशा स्टैटिक चूज करूंगा। स्टैटिक का पार्ट जो है उसको प्रायोरिटी दे देना है। करंट अफेयर जस्ट फॉर अवेयरनेस के लिए पढ़ना है, जस्ट फॉर अवेयरनेस कि हाँ ठीक है, अपने माइंड को समझाने के लिए कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा है। आप कितना भी एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स पढ़ो वो याद नहीं रहने वाला, इतना वास्ट है वो। ठीक है, तो स्टैटिक स्टैटिक पे कमांड, और स्टैटिक एनवायरमेंट, स्टैटिक को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड अगर करते हैं, इकोसिस्टम, देन बायोडाइवर्सिटी, देन पोल्यूशन एंड देन एनवायरमेंटल लॉज, एंड देन फिफ्थ पार्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस, राइट? Questions comes from these 5 parts only, legal provisions and all. Okay, so question always comes from these 5 parts. इसलिए आपको करंट अफेयर जो भी आप पढ़ोगे उसको जस्ट फॉर अवेयरनेस के लिए पढ़ना है। और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस अगर आप करंट अफेयर्स के भी देखेंगे यूपीएससी के, वो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी लॉजिक लगा के वो सॉल्व होते हैं। ओके, सो उसके लिए डरना नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। मैं तो सबको ये बोलूंगा कि करंट अफेयर से डरने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, बट लॉजिक बस अवेयरनेस के लिए पढ़ो। उसको रट नहीं सकते हम लोग, इट इज वेरी वास्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर। और वो कोशिश भी मत करना, अदरवाइज आप प्रेशर में आ जाओगे फिर। ओके, सो करंट अफेयर्स आपके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे साइंस एंड टेक को मैं रिवर्स कर सकती हूँ कि साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसके करंट अफेयर्स टॉप प्रायोरिटी पे पढ़ लेना है एक बार अवेयरनेस के लिए। पॉलिटी स्टैटिक पे ही आता है, बट एक बार बस इंडेक्स गो थ्रू कर देना कि क्या क्या टॉपिक्स न्यूज में है, वो भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। आप देखोगे पॉलिटी स्टैटिक में पूछा जाएगा। हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए 1-2 साइट्स इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज में होती है। अगर हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया, या फिर कुछ और न्यूज में था, या फिर हमारे गवर्नमेंट में वहाँ पे कुछ ओपनिंग किया, कुछ ऐसा स्टेटस मिल गया उसको अलग से, तो वो न्यूज में आएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज इट कम्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली। ओके, ऑल्सो सर वन मोर थिंग, अभी जैसे जब हम लोग स्टैटिक का रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें वुड यू सजेस्ट कि सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज लेके साथ साथ में तो उस पीवाईक्यूज के थ्रू रिवर्स लर्निंग करके स्टैटिक के कॉन्सेप्ट रिवीजन हो, या फिर स्टैटिक के मतलब कवर टू कवर स्टैटिक नोट्स पढ़ के रिवीजन? एक बार मुझे लगता है कि कवर टू कवर नोट्स भी पढ़ना जरूरी है, एंड पीवाईक्यूज तो है ही। पीवाईक्यूज यहाँ पे हम सॉल्व कर ही रहे हैं वैसे भी 2011 टू 25, तो वो डबल एफर्ट्स क्यों करना है? एक बार कवर टू कवर बस इंडेक्स देख के फटाफट से रिवाइज करना है, और रिवीजन के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। और रिवीजन के लिए में भी, स्टैटिक में भी सबसे प्रायोरिटी देनी है पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी को। ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स है सबसे ज्यादा, इसमें क्वेश्चन आएंगे। एंड उसमें भी अगर आप एनवायरमेंट ऐड करोगे तो 50+ क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। ओके, ठीक है।
एंशंट के लिए मेरे पास जो मेरे कोचिंग नोट्स हैं उन्हीं को रेफर करना इस टाइम यस पे यस, आई जो थिंक। एंशियंट के लिए इस टाइम पे जो आपने पहले से पढ़ा है उसी को पढ़ो, हम्म। नया कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दो सारे एंशियंट के। तो ठीक। उसमें आपको ये नोटिस होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके चलो फिर गाइस, कल मिलते हैं 2012 के पेपर के साथ एंड मनोज पाटिल के साथ। हेलो एंड सर। यस, सर ये आज जो सेशन हुआ उसका रिकॉर्डिंग आप टेलीग्राम पर रिकॉर्डिंग डालेंगे? सब मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भी मिलेगा, और आपको ईमेल से भी हम लिंक भेज देंगे। ओके, ओके। थैंक यू सर। Our mentor Amol sir is working hard for this. He is arranging everything, and Vivek ओके Patil and our Saurabh sir is working hard for it. Okay, ओके, so don't थैंक यू वेरी worry. मच सर। Yes, yes, Good Thank evening, you sir. very much for this initiative, sir. yes, yes. Thank you, thank you. Thanks for your cooperation. सर आपने जो एफएलटीज का बोल रखा है, 2 एफएलटीज वो कब होंगी? वो लास्ट वीक में करेंगे और वो मतलब अभी क्या है ना, वो आपको ही पीडीएफ दिए जाएंगी। यू हैव टू प्रिंट इट आउट एंड सॉल्व एट योर ओन। ओके, वो एफएलटीज मैं खुद फ्रेम करूंगा, वो बेस्ड ऑन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिमिलर स्टेटमेंट्स लाइक जो लैंग्वेज होगी यूपीएससी की जैसी ही डिफिकल्टी लेवल होगी, तो उस हिसाब से हम करेंगे उसको अरेंज लास्ट वीक में। ओके, आई सर एम वर्किंग ऑन दैट। सर आई हैव वन मोर डाउट कि मैंने अभी बस 4-5 ही मैंने एफएलटीज दी है, मतलब फोरम की 2 दी हैं, एक विजन की, मतलब सारे 4-5 इंस्टीट्यूट की एक-एक मैंने दी है। तो मैंने ज्यादा एफएलटीज दी नहीं है, तो शुड आई प्रैक्टिस मोर ऑन मॉक टेस्ट और मुझे बस रिवाइज करना चाहिए? तो मैं वही जो मैंने 5 मॉक टेस्ट दिए मैंने उसी को 2-3 बार अभी देखा है, उसके कोई बाद प्रॉब्लम मैं नहीं है, अगर आपने 5 मॉक टेस्ट दिए हैं उसी को बार बार रिवाइज करो एंड मैक्सिमम रिवीजन करो स्टैटिक की जो मैंने पोर्शन बताए, एंड मैक्सिमम पेपर सॉल्व करो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं मेरा एग्जांपल दूंगा, मैंने एक भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट का कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ है जो रियल टाइम वो लेते हैं, कुछ भी नहीं। ना मैंने कभी मतलब जीएस और स्टैटिक के भी क्वेश्चंस लगाए, मेरा पूरा डिपेंडेंस जो था वो यूपीएससी के पेपर पे था। मैंने 1979 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मल्टीपल टाइम्स, घटना चक्र मैंने लगाया हुआ है कई बार, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पेपर भी लगाए हैं, इवन सीडीएस एनडीएस। अभी आपको मैं बताऊं कि जो हम डेली का 50 क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन जो है वो सीएपीएफ का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, जो यूपीएससी अदर देन सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करता है उसके 10 क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं उसमें। तो यू मस्ट बी लाइक knowing that कि some new topics are also coming in your top that those question। तो जो 50 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं ना गूगल फॉर्म पे, उसमें वो प्रैक्टिस भी आप करोगे, उसका रिवीजन भी करोगे, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ओके सर ओके। जैसे आपने बोला, मैं भी जैसे अभी सीडीएस का पेपर हुआ था और एनडीए वाला हुआ था, तो मैंने उसका पेपर लगाया था। फिर अभी हरियाणा पीसीएस का हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन तो मैं वैसे उसको मतलब 10-20 क्वेश्चन डेली ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, तो वो हाँ ठीक है हाँ या हाँ, नहीं? मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, वो इतना ही करो, ज्यादा नहीं करना होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के, वो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। ओके सर। ठीक है। हाँ वही, मैं मॉक टेस्ट मतलब मैं 2 घंटे बैठ के मैं टेस्ट देना नहीं चाह रही, तो मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो अभी नहीं, एग्जाम। एक दो टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा जो रियल टाइम है, वो ये जानने के लिए कि आपको प्रेशर में कितना नॉलेज अप्लाई हो रहा है। उसके लिए एक दो टेस्ट तो देने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जो टेस्ट हम कंडक्ट करा रहे हैं वो टेस्ट आप हाँ दे सकते हो, या फिर आप आपके फेवरेट जो भी कोचिंग होगी उसका भी आप डाउनलोड करके या फिर जाके एग्जाम हॉल में देके एक बार तो देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके। ये सर ठीक वो तो मतलब मैंने दिया 4-5, मतलब इट्स लाइक हर 2-3 दिन पे मॉक टेस्ट देने का मतलब मेरे को है। नहीं, हर दो बस। तीन दिन में मतलब देखो जैसे कंफर्टेबल है, इतना ज्यादा भी नहीं करना होता है, और अति सर्वत्र वर्जित है, बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं लगाना, थोड़ा रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके सर एंड सी जो आप एफएलटीज बता रहे हो उसमें सी सेट का भी होगा या फिर बस जीएस का होगा? जीएस का और सी सैट का भी करेंगे एक टेस्ट, और सी सैट का भी कराएंगे। ओके सर। ठीक है। ओके सर, चलो फिर थैंक। गाइस, मैंने अभी जाना पड़ेगा मुझे, एंड सी यू टुमारो, ओके, विद अनदर सेशन। ओके, थैंक थैंक। यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू।